सैल्यूट करना भाई। आज हमारे लिए ये बहुत खुशी का मौका है, बहुत गर्व का अवसर है कि हम देश के बहुत बड़े आंदोलन जो कि अयोध्या में राम लला का मंदिर बन रहा है, उस आंदोलन की रूपरेखा में शामिल एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही प्रखर चिंतक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी श्री बाबा सत्यनारायण मौर्य जी से मुलाकात कर रहे हैं। आप एक पेंटर हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक कवि हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आंदोलन से जुड़े हैं और न जाने कितनी दिशाएं हैं जिनमें आप काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे किसी व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात हो रही है। बाबा मौर्य, आप ये बताइए कि आप तो पेंटिंग कर रहे थे, फिर आप कविताएं लिख रहे थे, फिर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, तो इस तरह की अलग अलग भूमिकाएं आप जब बदलते रहते हैं तो आपको कैसे लगता है कि इतनी भूमिकाओं में एक साथ न्याय करना, कितने लोगों को संतुष्ट करना, कितने लोगों को प्रेरित करना, कैसा लगता है आपको? जब कोई किसी फील्ड में हम काम करते हैं जी, और सोच के काम करते हैं तो फिर उसका हानि लाभ सब देखा जाता है। और अगर किसी फील्ड को हमने पकड़ा ही ना हो, अपने आप आई हो, यानी किसी काम को अगर हम करेंगे तो उसमें फिर ऊंचाई, अच्छाई, बुराई, मंजिल सोचा जाएगा। तो ये तो मंजिल के हिसाब से कोई योजना तय नहीं हुई थी, यह भी तय नहीं था कि हम क्या बनने वाले हैं। जो परमात्मा बनाता गया वो एक दिशा चलती गई। अब आज महसूस करता हूँ हमने कभी नहीं सोचा था चित्रकार बनेंगे, या हम कोई पत्रकार बनेंगे, या हम कोई टीवी में काम करेंगे, या राम जन्मभूमि आंदोलन में चले जाएंगे। और मैं जिस जगह रहने वाला हूँ वो तो बहुत छोटी जगह थी, मध्य प्रदेश में राजगढ़ जी, हमारे घर कभी हमने सोचा भी नहीं था। मतलब जीवन की दिशा तो चित्रकारी बाद में, तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, पूरा काम करने के बाद फिर ड्राइंग में एमए करने गए, फिर लाइन बदलती गई। तो कई बार लगता है अब इस मुकाम पे आके जब लोग बोलते हैं क्या हासिल किया, तो हम सोचते हैं ना हासिल करने के लिए निकले थे, ना हासिल किया, बस ऊपर वाला जहाँ जहाँ तक ले गया और अपने काम करना था, ऊपर वाला काम करवा रहा है। तो इस तरह की आध्यात्मिक दृष्टि हो जाती है। बहुत सही बात है। मुझे आपकी बातचीत से एक शेर याद आया, कहीं मैं सुन रहा था किसी बाबा जी को ही, तो एक खास फहम का शेर उन्होंने सुनाया कि मोहब्बत नाम है ला हासिल और ना तमामी का। इसमें कुछ हासिल होता है ना तमाम होता है। मोहब्बत नाम है ला हासिल और ना तमामी का, मोहब्बत है तो दिल को फारिग ए सूद और जिया कर ले, लाभ हानि से दिल को लगता क्या बात है। आपने वैसे ही कर लिया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने तो मीडिया को भी इस तरफ से देखा है जहाँ से मीडिया खबर पैदा करती है। ये बताइए कि पत्रकार के नजरिए से अभी जो देश का हाल है, आप कैसा महसूस करते हैं कि क्या मीडिया सच में अपनी भूमिका निभा पा रहा है? केवल मीडिया में ही नहीं बोलना चाहिए। मतलब जब आज हम कई बार गाली देते हैं, मैं एक मेरी कविता थी आप किसी जगह लिखी थी, वो कविता थी जो हम जयललिता जीती, सुखराम जीते, या आजकल नेता जीत जाते भ्रष्ट, तो मन में एक बात आती कि मतलब आखिर उनको गाली क्यों दी जाए, भाई वो नंगे हैं तो हम कौन से मतलब वो है। कविता थी हम भी नंगे तुम भी नंगे, नंगे यहाँ तमाम रहे, और दिल्ली ही क्या सारी दुनिया बन गई एक हमाम में। जयललिता जी जीती हैं और जीत गए सुखराम रहे, इसका मतलब हम सब नंगे नंगे यहाँ तमाम रहे। यानी जिम्मेदारी की बात है कि मान लिया कि फिल्मकार सब गंदी फिल्म बनाते हैं, क्योंकि उस फील्ड से मेरा, मान लिया कि फिल्मकार सब गंदी फिल्म बनाते हैं, लेकिन आप बताओ उनको कौन देखने जाते हैं। इस तरह ये फिल्मों को समुचित दर्शक ना मिल पाते हैं और बिस्तरी फिल्मों के पूरे हाउसफुल हो जाते हैं। बिस्तरी और बिस्तरी, जो जितना नंगा है उसके उतने ज्यादा दाम है, और दिल्ली ही क्या सारी दुनिया बन गई है हमारे में। तो चूंकि इन सब दुनिया भर के देश देखने के बाद, संस्कृति देखने के बाद में अब एक चीज समझ में आई कि मीडिया में मीडिया क्यों नहीं रहा, कलाकार क्यों नहीं रहे, नेता क्यों नहीं नेता रहे। आज के पहले नेता बड़े ईमानदार थे, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि वो नेता इतने ईमानदार थे कि वो टायर चप्पलें पहन के चलते थे, उस समय 50 पैसे की आती थी, और पूरी जिंदगी उन्होंने ईमानदारी निकाल दी। लेकिन क्या हुआ, एक लाइन हुई, गया जमाना जब त्यागी को मान मिला करता था, केवल एक लाइन समझ ली। पहले किसी आदमी की इज्जत होती थी कि यह चरित्रवान है, आजकल आदमी की इज्जत होती है इसके पास ज्यादा पैसा है। गया जमाना जब त्यागी को मान मिला करता था, इक्का दुक्का कोई बेईमान मिला करता था, सच चरित्र की सीख मिला करती थी सबको घर से, और भ्रष्टाचारी को देखा जाता था बुरी नजर से। पर क्या पैसा देख के अब हम करते नहीं प्रणाम रहे, गलती तो हमसे हुई, हम किसी को नमस्कार इसलिए करते कि ज्यादा पैसे वाला है। तो मीडिया में जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें मूल चीज आप समझिए, पहले पत्रकार के दम पे मीडिया चलता था, आजकल जो कॉमर्शियल देखता है उसके दम पे मीडिया चलता है। देख लीजिए ना, मतलब आजकल पत्रकार की तनख्वाह, उसकी वैल्यू कितनी है,
जो एडिटर बैठा उसकी वैल्यू कितनी है और जो आदमी विज्ञापन ला रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम पहले कदम पे बिकाऊ है भाई। जितना मैं एक बार उतरता हूँ ना, पहले के अखबार देखें, आपके अखबार देखे हैं, उसको आप समझने की कोशिश करोगे कि पहले अखबार घर पे आता था। अब आजकल आप जानते हैं कि अखबार छपता है 60 रुपये में। ये जो अपने जनरल अखबार है 5 पन्ने के 60-70 रुपये में अखबार छपता है और आपको 5 रुपये में 4 रुपये में बेचना पड़ता है। और 4 रुपये में भी कॉम्पिटिशन है, 2 रुपये में बेचते हो, 2 रुपये हाकर लेता है, फिर नहीं अखबार तो फ्री जा रहा है। तो आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा विज्ञापनदाता से आया। अच्छा, विज्ञापनदाता से पैसा आया तो आपको विज्ञापनदाता के हिसाब से बोलना पड़ेगा। जैसे अब मैं जी टीवी में था, एक समय तक मैंने काम किया, फिर छोड़ दिया। और छोड़ने का कारण क्या रहा है, तमाम साधु संत हम जितने थे उनको प्रोग्राम में लाता था। तो एक बड़ी टेंडेंसी बता रहा हूँ जिसको आप समझेंगे कि मैंने एक बार एक टीवी में प्रपोजल दिया। मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद की, भैरप्पा की, कुछ लोगों के गीत पर अपन सीरियल बनाते कहानियों पे। तो बोले नहीं सीन अच्छा बनाए। बोले नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं बनाएंगे? तो वो बोले कि नहीं सीरियल उस पर नहीं बना सकते अपन, दिक्कत होगी। मैंने दिक्कत नहीं होगी। मैंने उनको तर्क दिया। मैंने तर्क दिया कि किसी शहर के आदमी को छुट्टी मिल जाए 3 दिन की, तो वो कहाँ जाएगा? तो शहर के आदमी को 3 दिन की छुट्टी मिल जाए तो वो किसी छोटे से गाँव में जाता है। और गाँव के आदमी को 3 दिन की छुट्टी मिल जाए तो धमतरी के आदमी को छुट्टी मिल जाए तो रायपुर घूमने आ गए। और रायपुर के आदमी को छुट्टी मिल जाए तो वो बोलो चलो राम झरना होकर आते हैं, किसी छोटी जगह होकर आए। तो मैंने कहा जब आदमी की जो मानसिकता होती है, शहर वाले हैं, इनको जब छोटी जगह का आप सीन दिखाओगे, गाँव का सीन दिखाओगे तो मतलब वो ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने पसंद तो करेंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं चला पाएंगे। मैंने कहा क्यों? मैंने जिस सीरियल को ज़्यादा लोग देखेंगे उसको विज्ञापन ज़्यादा मिलेंगे। सुने जी, जिस सीरियल को ज़्यादा लोग देखेंगे उसको विज्ञापन ज़्यादा मिलेंगे। तो बोले हमको विज्ञापन के आधार, विज्ञापन इस आधार नहीं मिलता कि सीरियल अच्छा है। विज्ञापन इस आधार मिलता है कि 30 मिनट का सीरियल, उस 30 मिनट के सीरियल में आपका विज्ञापन 10 सेकंड जा रहा है, लेकिन आपका 10 सेकंड का विज्ञापन पूरे 30 सेकंड को हाईलाइट करना चाहिए। यानी जैसे पूरे में गांव की महिला आपने दिखाई, उसके पास ना लिपस्टिक है ना, ये है ना, वो शहरी कपड़े है ना, लेगीज पहन रखी है, और आप उसमें विज्ञापन लेगीज का दोगे तो बोलेगा हमको इस विज्ञापन से क्या होता है, पूरा सीरियल तो हमको चौपट कर रहा है। जैसे मैंने जब विज्ञापनों की दुनिया में गया और मैं कभी था, तो मैंने कहा जितने आप ये विज्ञापन देख लोगे, साड़ी का विज्ञापन हो, लिपस्टिक का विज्ञापन हो, विज्ञापन में एक अंतर होता है। कल तक जो अपना लगता था दिखता आज पराया है। पहले अपन बताते थे पड़ोसी भैया, ये पड़ोसी मेरी माँ का पेट है, मेरा मित्र है। और आजकल पड़ोसी को विज्ञापन आता है, पड़ोसी की जले जान तुम्हारी बड़े शान, वो ऑल इंडिया टीवी के विज्ञापन से। उसकी साड़ी मुझसे ज्यादा सफेद कैसे? ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या का भाव। अभी देखो डालडा होता है, कोई डालडा पहले पूछता नहीं था, और विज्ञापन आया माँ का प्यार डालडा, तो लोग देसी घी भूल गए। देसी घी तो माँ का प्यार नहीं, डालडा माँ का प्यार। ये कुल मिलाकर ये जो अब हमारा पूरा समाचार है उस विज्ञापन के आधार चल रहा है। तो अब कोई दीन ईमान नहीं बचा। आपकी इसी बात पे एक और सवाल याद आता है कि बहुत पहले जब कभी राजा महाराजा का दौर था तो कहते थे कि धर्म केंद्र में था, फिर धर्म के बाद विचार केंद्र में आ गया, फिर राजनीति केंद्र में आ गई, अब धन केंद्र में आ गया है। तो ऐसी जो स्थितियों का बदलाव आप देख रहे हैं, इस पर आप कैसे विचार करते हैं? वो ये परिवर्तन है। परिवर्तन बिल्कुल स्वाभाविक होता है आपको। जैसे अभी देखते देखते आज के पहले जब बिरला वगैरह थे तो उस समय सबसे ज़्यादा ये शेयर मार्केट किस चीज़ को होता था? कॉटन एक्सचेंज। बम्बई में कॉटन एक्सचेंज है, तो उसमें पूरा सट्टा कॉटन भी रखता था। बाद में जमाना बदला, लक्ष्मी मित्तल ये प्रमुख हो गए, तो कहा कि भैया मेटल। उसके बाद फिर जमाना बदला, तो अब फिर उन्होंने कि साहब अंबानी प्रमुख है तो रेयान को प्रमुख हो गए, तो भाई जो है जिसके हाथ में रेयान दुनिया का सत्ता है। अब उसके बाद क्या IT, जो IT में सबसे आगे वो बड़ा सबसे बड़ा सेट हो जाएगा। अब देख लो आप सब अपने ऐसे बनते थे, बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 का व्यवसाय, और उसके बाद नया व्यवसाय आ गया कि आपको मतलब मार्केटिंग, कभी अमेजोन वाला जो है किया जाएगा। तो आपने जो बताया ना, दुनिया में हर चीज बदलती रहती है। अच्छा, बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल अंतर इतना पड़ता है कि मैं सुखी हूँ। अभी तक हम क्यों जीते थे? मैं सुखी रहने के लिए जीता था, अब मैं सुखी दिखने के लिए जीता हूँ। जी अंतर है, मतलब अंतर वो कोई जमाने में अंतर नहीं है। पहले मैं सुखी रहने के लिए जीता था, आजकल सुखी दिखने के लिए जीता हूँ। पहले मैं कपड़े इसलिए पहनता था मैं सुखी रहूँ, आजकल मैं कपड़े इसलिए पहन रहा हूँ मतलब मेरे को अच्छा दिखूँ। मतलब वो जो बात है ना कि भले मुझे कंफर्टेबल लेकिन मुझे वैसे रहना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल कि जो देश का युवा कहते हैं कि वही आगे भविष्य में भारत को बनाएगा, अभी जो 20 साल के लोग हैं बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से सोचते हैं कि हमें जो काम चाहिए वो आप बोलेंगे तो ठीक, वरना वो आपको डिस्कार्ड कर देते हैं, आपको सीधे रिजेक्ट कर देते हैं।
तो अब जो युवा हैं 20-25 साल के जो पढ़ लिख रहे हैं, जो महानगर में हैं, जिनका बड़ा करियर बन रहा है, आप ऐसे युवाओं को और फिर इनके हाथ में जो भारत रहेगा अगले 50 साल, आप कैसे देखते हैं? देखो वैसे तो क्या है कि हर जमाने में युवा पैदा होता था, जी। आप समझेंगे आपके पिताजी ने जैसे लाइफ जी, आपकी लाइफ में उससे 20% अंतर आया। जी। हमारे पिताजी ने लाइफ जी, उनके पास साइकिल भी नहीं थी। हमारी लाइफ में इतना अंतर आया कि उनके जाने के पहले हम साइकिल ले आए थे, है ना। उसके पहले उनके पिताजी तो राम जी के पास भी साइकिल नहीं थी, और चाणक्य के पास भी स्कूटर नहीं थी, और शहनशाह अकबर उसके पास भी मतलब एक पंखा नहीं था, ठीक है ना। अब एकदम से जो इतिहास हम पढ़ते हैं ना, जैसे आप जो बात कर रहे हो उसका थोड़ा सा प्रश्न को बढ़ा रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं आज का युवा, मैं बात कर रहा हूँ आज का युवा, 200 साल पहले का युवा और 500 साल पहले का युवा। तो 500 साल पहले का युवा वैसे ही जिंदगी जीता था जैसे उसके बाप ने जी, या उसके दादाजी ने जी, परदादा ने जी। लेकिन मैंने वो जिंदगी जो मेरे परदादा ने जी थी। मेरे परदादा ने रेडियो नहीं देखा था, लेकिन मैंने रेडियो देखा, है ना। फिर हमारे टाइम टेलीफोन नहीं होता था, बात की पीढ़ी टेलीफोन देखा। अभी मोबाइल हमारे देखते देखते यार वो पूरा जमाना एक चेंज होते होते यहाँ तक आ गया। तो ये नई पीढ़ी जो आ रही है, इसने पुराना कुछ भी नहीं देखा। ये जो आने वाली पीढ़ी है, इसने कुछ भी नहीं देखा। इसने ना इतिहास देखा, ना इसने महात्मा गांधी को देखा, ना भगत सिंह को देखा। जो इनको पढ़ा जाएगा मान लिएगा, इनको सिखा देगा महात्मा गांधी देश का आदर्श मान लिया, बने देश का मान लिया, उन्होंने नेहरू जी। क्योंकि बच्चा तो मतलब जो उसके अंदर फीड करो उससे निकलेगा। अभी जो पीढ़ी आने वाली है, ये दोनों संभावनाएं हैं। मतलब इसको विकास कहा जाएगा, जिसको मैं विकास नहीं बोलता। विकास कहा जाएगा, उसके पास मोटरसाइकिल है, विकास है, उसके पास ही विकास है। मैं इसको कहूँगा ये विकास है कि हम कोरोना तक पहुंच गए, हम सर्दी जुकाम से कोरोना तक पहुंच गए, ये हमारा विकास है। ये हमारा विकास है, हम आदमी को मार के खाने लगे, ये हमारा विकास है। हम जंगल तक पहुंच गए कि दूसरों को लूटने। भाई कहाँ अंतर आया है मुझे बताओ। दिल्ली में वो लड़की मारी गई जिसके साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार ने लड़की को फेंक दिया हमने सड़क पे, कोई रास्ते में रुका। अमेरिका है, अमेरिका में घूम रहे आप, किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो ये जिंदगी है, इसी को विकास बोलते हैं कि तू तेरे कमरे में, मैं मेरे कमरे में। ये विकास तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा विकास था कि हम सब मित्र एक साथ बैठ सकते थे। और जब ट्रेन में जाते थे तो आपने देखा होगा, ट्रेन में जाते थे जैसे खाने का डिब्बा खुला, तुम भी अच्छा तुम ले, अच्छा एक रोटी तुम ले लो, भैया चले तुम लेना, अपने आप एक्सचेंज होता था, अपने आप एक्सचेंज होता था। हम खाते थे, सब कुछ खाते थे कि दूसरा आदमी है ना। अब आजकल लगता साला गाड़ी में बैठो तो कुत्ते से डर नहीं लगता, बिल्ली से डर नहीं लगता, आदमी से डर लगता है कि कुछ खिला नहीं दे मेरे को। मतलब कुत्ते सावधान है। इसलिए याद है कि आपकी बात कहते हैं कि ए आसमां हमको नहीं तेरे खुदा का खौफ, ए आसमां हमको नहीं तेरे खुदा का खौफ, डरते हैं ए जमीन तेरे आदमी से। बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे, उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात करने का मौका बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे लगातार संपर्क बस केवल जो मैंने कहा ना, मतलब एक विषय रखना है कि जब तक हम जी। जिसको कहते हैं कि चांद पे हमारी पहुंच बढ़ रही है, आज पर दूर हो रहा है घर पड़ोसी का, जिसको हम निकटता बोल रहे हैं। चंद्रमा हमारे कितना पास है, अब मंगल पे जीवन है या नहीं? अरे जीवन में मंगल है या नहीं, इसकी चिंता करो। मंगल में जीवन है, इसकी चिंता करें। और हम चिंता कर रहे हैं मंगल में जीवन है या नहीं। हम अमेरिका में घटना है उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो परवीन भाभी घर के अंदर मर गई थी, तो पड़ोस वालों को मालूम नहीं पड़ा, कोई महिला मर गई। वो बम्बई में एक महिला मरी ना, जिसका लड़का अमेरिका में था, और जब वो लौट के आया तब तक तो उसकी माँ मतलब हड्डी का ढांचे बन चुकी, 6 महीने बाद लौट के आया। तो महिला घर के अंदर मर भी गई, बदबू भी आई, पड़ोस को पता ही नहीं पड़ा। तो ये जीवन तो ये जीवन हमको सिखाया जा रहा है। ये टीवी वाले हमको ये जीवन सिखाएंगे, बाकी हमको ये जीवन सिखाएंगे। अब जैसे कि पहले टीवी था तो पहले फिल्मी गाने क्या सिखाते थे, आजकल फिल्मी गाने क्या सिखा रहे हैं। अभी कितना बड़ा विकास है कि आज सरेआम लड़के घूम रहे हैं, बंधन कुछ है ही नहीं, आप उसको रोक दो पुलिस आपको मत से चल जाएगी। फिर अब उनका ये भी कि लड़के को अपनी मर्जी के आधार कपड़े पहन के घूमने दो, भले वो बिना कपड़े पहन के घूमे, लेकिन कुछ हो जाए सरकार की जिम्मेदारी। तो भैया ऐसा एक दूसरे पर जिम्मेदारी ढालने से काम नहीं चलेगा। मीडिया का या नेताओं का सब नंगे हुए हैं ना। आज मीडिया था सुशांत सिंह हर पन्ना रखा हुआ, आज सुशांत सिंह कहाँ गया? बीजेपी को चुनाव जीता था इसलिए उन्होंने बहाना बना को उसको मुद्दा उठा लिया। अब चुनाव का था, बीजेपी को मतलब नहीं, अब वो शिवसेना को मतलब नहीं, जिसने दिशा थालियान को फेंक दिया, आपको दिशा थालियान पूछ रहा है। तो ये कोई नहीं, सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। चूंकि मैं उस लाइन में रहा हूँ, फिर मैं तो उस लाइन को छोड़ के निकला हूँ। जी। साधु संतों की लाइन देखी मैंने, वो लाइन भी देखी, फिर आम लोगों की लाइन वो भी देख ली, फिर फिल्म लाइन देखी, अमेरिका में देखा, 57 बार अमेरिका जाने का मौका मिला मुझे, 57 बार अमेरिका गया, वेस्ट इंडीज 26 बार गया। तो ये सब जगह दुनिया भर वो भी घूम के देखिए। बम्बई में रहा हुआ हूँ, रायपुर पहले भी आया, अब भी आया हूँ। तो क्या है, एक दुनिया को जी के देखा। तो अगर हम सोचेंगे मतलब विकास कर लिया तो ठीक है, मान सकते हो भौतिक विकास कर लिया, पर खाली भौतिक विकास नहीं होता है। हाँ। तो विकास में एक बात हमेशा याद रखिए,
अगर मेरा हाथ मोटा हो जाए और मैं कहूँ विकास हो गया तो बेवकूफ़ी, उसको बोलेंगे हाथ सूज गया। जब तक पूरा विकास ना हो जाए, पूरे शरीर का समतल विकास ना हो, तो हम हमारे वनवासी, गिरिवासी, गांव वाले, शहर वाले सब कम से कम एक तरह से उठ के खड़े हो जाए तो फिर विकास पूरा होगा। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी।